नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। देखिए, ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो कभी कभी इस प्रकार के भी बहुत ही ईजिली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, जिसमें जो सही आंसर था वह किया गया था मणिपुर। मणिपुर आपका कैसा है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो निम्न में से जो भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन ए बॉम्बे हाई एवं पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन बी असम और ओडिशा, या ऑप्शन सी गुजरात और तमिलनाडु, या ऑप्शन डी बॉम्बे हाई और बिहार। यानी कि जो पेट्रोलियम और कच्चे उत्पादक तेल पेट्रोलियम के कच्चे उत्पादक तेल उत्पादक के जो क्षेत्र हैं वह कौन से हैं इनमें से। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा गुजरात एवं तमिलनाडु। गुजरात एवं तमिलनाडु में कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें किसी भी व्याख्या की जरूरत नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इन्हें वन बाय वन बिना समय व्यर्थ के सीधे टू द पॉइंट रिवीजन के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि अब समय बिल्कुल ही कम बचा हुआ है। तो हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। जो भारत का संविधान है जो लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह किसके नेतृत्व में बनाया गया था, तो यह बनाया गया था ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या यह मोहनदास करमचंद गांधी जी के नेतृत्व में बनाया गया था, या पटेल जी के नेतृत्व में बनाया गया था, या अंबेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया था, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में बनाया गया था। तो फटाफट से अपना सही आंसर करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, तो हम सभी जानते हैं कि संविधान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया था। संविधान बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। एक पौधे के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ऑप्शन बी है ह्यूमस प्रदान करना, या ऑप्शन सी भोजन संचित या भंडारण करना, या पानी और खनिज का अवशोषण करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से अपना आंसर करेंगे। इसमें जो आपको आंसर देने का तरीका है वह है केवल ए और बी सही हैं, या केवल सी और डी सही हैं, या बी सी और डी सही हैं, या ए सी और डी सही हैं। तो फटाफट से अपना राइट आंसर करेंगे। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर अब तक चूज कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए सी और डी सही है इसमें, यानी कि पौधे को सहारा देना और इसके बाद भोजन के लिए संचित यानी भोजन संचित करना, भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये तीनों ही कार्य होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। पोचमपल्ली क्या है, दक्षिण भारत का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है। प्रश्न यह किया गया है कि जो पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी भारत में स्थित है, जिसे एक कस्बे के नाम से जाना जाता है, पोचमपल्ली कस्बे का नाम है और इसी नाम से एक विशेष प्रकार की बुनाई भी होती है और यह इस बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कस्बा निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कर्नाटक में, या ऑप्शन बी है यानी कि 1 नंबर कर्नाटक में, 2 नंबर केरल में, या 3 नंबर तेलंगाना में, या 4 नंबर तमिलनाडु में। तो पोचमपल्ली कहाँ पर स्थित है, फटाफट से अपना आंसर करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो पोचमपल्ली जिला है वह स्थित है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब दिए गए ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें जो खाद्य पदार्थ में से लौह तत्व है वह सबसे अधिक पाया जाएगा। क्या गुड़, आंवला और टमाटर में? तो देखिए गुड़ में भी होगा, आंवला में भी होगा, लेकिन टमाटर में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आंवला, पालक, गुड़ ये ठीक है। आंवला, बंद गोभी, टमाटर नहीं। यहाँ भी टमाटर आ गया, बंद गोभी, आंवला और पालक, यहाँ बंद गोभी आ गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? जो लौह तत्व है वह प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाएगा? आंवला, पालक और गुड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जो प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी और वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में योग्य है। मतलब उस समूह को बताइए जिसमें जो भी पक्षियों का समूह है वह हमसे, मनुष्यों से 4 गुना दूरी तक देख सकता है, 4 गुना तेजी से देख सकता है। तो क्या फाख्ता, कौवा और मोर हैं, बाज, कबूतर और तोता है, या कौवा, चील और बुलबुल है, या ऑप्शन डी है बाज, चील और गिद्ध हैं। तो फटाफट से अपना राइट आंसर चूज करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा कि हमसे 4 गुना तेजी से देखने वाले जो पक्षी हैं वह हैं बाज, चील और गिद्ध। बाज, चील और गिद्ध मनुष्यों से 4 गुना तेजी से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। जो एनसीएफ 2005 के अनुसार 6 विषय सुझाए गए हैं पर्यावरण के लिए, उनमें से एक कौन सा है? नंबर 1 पदार्थ, नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन, या नंबर 3 चीज़ें जो हम बना सकते हैं या करते हैं, या ऑप्शन डी चीज़ें कैसे काम आती हैं। तो देखिए ये ईवीएस की जो 6 थीम दी गई हैं उसी में से आपका ये प्रश्न पूछा गया है कि एनसीएफ के अनुसार ईवीएस की 6 थीमों में से इनमें से कौन सी एक है। तो फटाफट से अपना राइट आंसर करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ठीक से देख लीजिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं। यह आपकी 6 थीमों में से एक थीम है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? जो उपाख्यान और अभिलेख हैं इनमें क्या चीज़ दर्ज नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ऑप्शन बी निर्णय वाले कथनों को लिखना, या ऑप्शन सी मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, या ऑप्शन डी है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। ये दर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि जो निर्णय हम लेते हैं वो भी दर्ज किए जाते हैं। मजबूतियाँ और कमजोरियाँ जो बच्चे की होती हैं उन्हें भी दर्ज करते हैं, और बच्चे की रुचि संबंधी चीज़ों को भी दर्ज किया जाता है। देख लीजिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 3, यानी कि ए, बी और सी। ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा। इसमें यह पूछा गया था कि जो उपाख्यान अभिलेख हैं इसमें क्या नहीं दर्ज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए, सी, ए, बी और सी आपका राइट है, यानी कि निर्णय कथनों को लिखा जाता है, मजबूती और कमजोरियों को लिखा जाता है, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान की जाती है, और जो नहीं किया जाता है वह क्या नहीं किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डाउटफुल रहेगा, इसको स्किप करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए किस प्रकार से योजना बनाएंगे? ऑप्शन ए, एक पाठ में 2 या अधिक विषयों के क्षेत्र को मिलाएंगे, मतलब एक पाठ में आप एक के साथ साथ 2 विषयों के क्षेत्र को मिला करके पढ़ाएंगे, या अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, अलग योजनाओं के लिए अलग अलग विषयों को अलग करेंगे, या ऑप्शन सी है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, या ऑप्शन डी है पर्यावरण के विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो फटाफट से अपना राइट आंसर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा कि एक पाठ में 2 या अधिक विषयों के क्षेत्र को शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, यानी कि
पुनीत अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत ने क्या किया, अपने कक्षा के विद्यार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा बनाने के लिए कहा और उन्हें भोजन के विषय में पढ़ाने से पहले उसने पाचन तंत्र के बनाने के लिए भी कहा है कि पाचन तंत्र को भी बनाइए, पाचन तंत्र के चित्र को भी बनाइए। तो इससे पुनीत क्या करना चाहता है, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। क्या पुनीत यह जानना चाहता है कि शिक्षार्थी जो उसने चित्र दिए हैं उन्हें अच्छे से बना सकता है या नहीं। या ऑप्शन बी, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना कि जो विद्यार्थी हैं उनके पाचन के प्रति क्या विचार हैं। या ऑप्शन सी, ड्राइंग अच्छे कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन डी, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करने के लिए वह इस प्रक्रिया का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक आपका सही नहीं होगा और 3 सही होंगे। तो रचनात्मक आकलन के लिए क्या सही नहीं है, ऑप्शन ए है यानी कि नंबर 1, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। या ऑप्शन बी, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखेंगे, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। या ऑप्शन डी, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक तिमाही में दी जानी चाहिए, बल्कि जो रचनात्मक आकलन होता है उसकी जो आप सूचना है वह आकलन के तुरंत बाद ही दे देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। जो स्मिता है वह अपने शिक्षार्थियों को रूढ़िवादिता से अलग करना चाहती है, लैंगिक विषमता के बारे में संवेदनशील बनाना चाहती है, जागरूक करना चाहती है। तो उसे निम्न में से क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि रूढ़िवादी मॉडल को छात्रों को प्रस्तुत करें, मतलब जो भी रूढ़िवादी मॉडल हैं उनको प्रस्तुत करना चाहिए विद्यार्थियों के सामने, या विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड द्वारा दिखाएं। या ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा साफ करने को कहें। देखिए ये भी नहीं होगा, केवल लड़कों से करवाएंगे तो ये भी एक रूढ़िवादिता हो जाएगी। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो इसका जो बिल्कुल इक्वरेट आंसर होगा वह आपका यही हो जाएगा कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि एक ऑटो चालक है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके संज्ञान में ये चीज़ बैठ चुकी है कि ऑटो चालक तो भैया जी ही हो सकते हैं, कोई भी आंटी नहीं हो सकती हैं। तो जब बच्चे इस चीज़ को देखेंगे तो उनमें जेंडर रूढ़िबद्धता की धारणा समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। कक्षा 5 में कोई बालक है जो अपना गृह कार्य है वह समय पर पूरा नहीं करता है, इसको आप किस तरीके से हल करेंगे, कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा के कार्यों को समायोजित करने के लिए बात करेंगे। ऑप्शन बी है, किसी दूसरे की कक्षा को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा बालक आकर के उसकी मदद क्यों करेगा कार्य को पूरा करने में। अगला देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह देंगे। नेक्स्ट है, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि उसे हम आसान गृह कार्य देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाएंगे कि क्या कारण है जो वह अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है और उसको दूर करने का उपाय सुझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। ऐसा पढ़ा है कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग जो है वह निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा के वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य है। जो मुस्कान है वह अपने कक्षा में एक आयोजन करती है कि जो भी डीजल से चलने वाले वाहन हैं उनमें जो पेट्रोल है उसका उपयोग निषिद्ध है। इसका आयोजन करके वह बच्चों में किस प्रकार
की क्षमता का विकास करना चाहती है, वह ऐसा क्यों कर रही है, उसका क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। या ऑप्शन बी छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। या ऑप्शन सी है छात्रों को आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। या ऑप्शन डी है इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। जो ये दृष्टिकोण है, ये मुद्दा है, बच्चों के दृष्टिकोण को सराहना करने में मदद करता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस में मानचित्रण कौशल, जो ईवीएस की कक्षा है उसमें जो मानचित्र है वह लैंडस्केप खींचने में कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने में विकसित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह फोर्थ हो जाएगा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80 क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। जो ईवीएस की यानी पर्यावरण की एकीकृत प्रकृति है वह किस चीज़ में सहायक है? पाठ्यचर्या के भार को कम करने और उसे विशिष्ट प्रकरणों में पेश करने में, या पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने में, या ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, अधिक संकल्पनाएं बनाए इसलिए, या दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यचर्या को भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने में जो ईवीएस का एकीकृत पाठ्यक्रम है वह मदद करता है। तो इस प्रकार हमने लगभग अपने 50 कितने क्वेश्चंस 80 तक कंप्लीट किए हैं। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपने अच्छे से इसे कर भी पाया होगा। तो आपके कितने क्वेश्चंस बने हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कि पूरे के पूरे आपके सही हुए हैं या कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हुए हैं। तो इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।